नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 1 और 1-11। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। हिजाब पर स्कूलों और कॉलेज में फिलहाल बैन जारी रहेगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट को आज इस पर फैसला सुनाना था, लेकिन आज हिजाब पर हिसाब बाकी रह गया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच का फैसला बटा हुआ आया है, यानी स्प्लिट फैसला आया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। यानी जस्टिस गुप्ता की राय में कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर रोक का जो फैसला दिया था वो सही है, लेकिन दूसरे जस्टिस सुधांशु ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को गलत ठहराया है। यानी हिजाब को बैन करना गलत है। जस्टिस सुधांशु गुप्ता के मुताबिक हिजाब पर फैसला निजी स्वतंत्रता पर छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में यह बटा हुआ फैसला आने के बाद से अब इस केस को बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। जैसे कि अंदेशा था कि अगर स्प्लिट फैसला आता है तो फिर वो बड़ी बेंच के पास जाएगा। संजय शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, यानी ये जो अभी इंतजार है ये और लंबा हो सकता है। ये संभावनाएं पहले ही थी। एक जज बैन सही बता रहे हैं, एक जज को बैन गलत लग रहा है। अब आगे क्या, और जो ये फैसला है उसके लिए अब कितना और इंतजार करना होगा? इसके लिए तो आज दोपहर तक इंतजार करना पड़ेगा और जैसे ही अपलोड हो जाता है ये फैसला उसके साथ ही इसकी स्टडी भी शुरू हो जाएगी। लेकिन हमने सेडान प्राशा से बात की है, जो याचिकाकर्ताओं के वकीलों के ग्रुप में शामिल थे, और उन्होंने ये कहा है कि जहां तक बैन जारी रहने का सवाल है तो जिन पीयू कॉलेजेस में पहले से नियम है जिनको लेकर ये मामला यहां तक आया था उनमें तो यथास्थिति बरकरार रहेगी। लेकिन नई जज, मुझे भी ये लगता है कि अब चीफ जस्टिस तय करेंगे कि ये मामला 3 जजों की बेंच को भेजा जाए तो उन बेंच के सदस्य कौन कौन से जज होंगे, कौन लीडिंग जज होंगे बेंच के, और इसके साथ ही ये तय है कि 9 जजेज की जो सबरीमला मामले की रिव्यू कर रही है बेंच, उसमें तो शायद नहीं जाएगा, ये 3 जजों की बेंच में जाएगा। कौन कौन से उसमें सदस्य जज होंगे ये सब सारा भविष्य के गर्त में है। हो सकता है कि आज दोपहर शाम तक चीफ जस्टिस इस मामले में फैसला ले लें, जस्टिस यूयू ललित, या फिर ये कल इस मामले में बेंच तय होती है। ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो 11 सवाल जस्टिस गुप्ता ने तय किए थे उन सारे 11 सवालों पर उनका ये कहना है कि जिन पॉइंट्स पर हमने सुनवाई की है उन पॉइंट्स पे हमें ये लगता है कि चूंकि याचिकाकर्ता हमें संतुष्ट नहीं कर पाए हैं, मैं कम से कम संतुष्ट नहीं हूं इससे, उनके जवाब से, लिहाजा हम हाई कोर्ट का फैसला और कर्नाटक सरकार का ऑर्डर उनको हम अपहेल्ड करते हैं। लेकिन वहीं जस्टिस धूलिया ने ये साफ कहा कि कोर्ट को, बेंच को इस मामले में जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको नहीं सुनना चाहिए था, उसको बीच में नहीं आना चाहिए था। हाँ, लेकिन ये तय है कि यूनिफॉर्म की तरह इस्तेमाल होना चाहिए, स्वैच्छिक नहीं होना चाहिए कि जिसका जो मना है। आपने बताया डिटेल। इस वक्त हमारे संवाददाता रवीश हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। वो कुछ मुस्लिम लड़कियों के साथ में हैं। सुप्रीम कोर्ट में स्प्लिट फैसला, यानी कि अभी बड़ी वाली बेंच के पास जाएगा। जो मुस्लिम लड़कियां, रवीश उनसे बात करें, स्प्लिट फैसले को लेकर उनके क्या विचार हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या है वो? जी बिल्कुल, क्योंकि अब जब बात निकलती है तो मध्य प्रदेश की जब बात करें या भोपाल की बात करें तो यहाँ बड़ी संख्या में लड़कियां हैं जो शैक्षणिक संस्थाओं में जाती है हिजाब पहन के। हमारे साथ भी वो तमाम लड़कियां मौजूद हैं जो सुबह से इस पूरे फैसले पे नजरें गड़ाई हुई हैं। ये गौर करने वाली बात है आशुतोष की, इस फैसले पे न केवल राजनीतिज्ञ बल्कि जो बच्चियां हैं जो कि इस पूरी मुद्दे के एकदम बीचों बीच हैं, वो क्या सोचती हैं इस पूरे मामले को लेकर के, हम उनसे ही बात करेंगे। सीधे हम उन्हीं से बात करवाते हैं। अब आपकी तमाम लड़कियां हमारे साथ मौजूद है भोपाल की। आप कब से हिजाब पहन रही हैं और इस पूरे मसले पे आपका क्या कहना है? अभी भी जो फैसला है वो आप लोगों ने सुना, अभी इस पे और आगे भी डिटेल जजमेंट आना है, इसे आप कैसे लेती हैं? जो फैसला आएगा वो उसकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अभी जो कोई फैसला नहीं आया, अभी जज खुद कंफ्यूज हैं, उन्हें भी कुछ नजर आ रहा होगा इसलिए वो कंफ्यूज, उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया और हम हमारी मर्जी से पहनते हैं। ये इस पे किसी का हम प्रेशराइज नहीं है कि हम ये फॉलो करें, ये हमारी खुद की मर्जी है कि हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हमारे अल्लाह की तरफ से। हमें कोई फोर्स नहीं करता कि हम ये करें या नहीं करें, ये हमारी खुद की विल है, हम ये करते हैं हमारी खुद की मर्जी से। आप बताएं इसको कैसे लेते हैं आप कब से हिजाब पहन रही हैं और कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं बिना हिजाब के भी इस कॉलेज जाना चाहिए? नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से 10 साल की हूँ, मैं जब से परमानेंटली पहन रही हूँ उसे, और मुझे इसमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोटेक्टेड फील होता है, इसलिए मैं इसे पहनती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्लाह ताला का हुक्म है, तो मैंने आपको बताया ही है।
और क्या कहते हैं, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि अगर हिजाब पहन के हम ऐसे इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, इसके अच्छा हम मदरसा चले जाएं या वहां पढ़ लें, ऐसा कभी कुछ मन में विचार आया? नहीं नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं हुआ। और क्या कहते हैं, मैं तो बल्कि यही चाहती हूँ कि मैं हमेशा हमेशा हिजाब में ही रहकर हमेशा अपनी पढ़ाई पूरी मुकम्मल करूँ, क्योंकि आई फील सेफ इन दिस, दैट्स इट। आपको कुछ लगता है कभी हिजाब पहन के आना, फिर आपको भी लगता है कि नहीं बिना हिजाब के कोई कॉलेज जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि हिजाब हमारा हक है। और जो लड़की, कई मुसलमान लड़कियां होती हैं जो हिजाब नहीं पहनती हैं, लेकिन जो पहनना चाहती हैं तो उनका हक उनसे नहीं छीना जाए, क्योंकि ये हर मुस्लिम लड़की का हक है कि उसे हिजाब पहनना है। और मैं इसमें कुछ ऐसा फील नहीं करती कि मैं इसमें सेफ नहीं हूँ या कुछ भी। और एजुकेशन ही नहीं, किसी भी फील्ड में हिजाब कहीं से भी कहीं तक बाधा नहीं है मेरे। हिजाब को लेकर के अभी हमने देखा ईरान में इतना पूरा विवाद चल रहा है, आप लोगों के मन में कभी कुछ ऐसा आया? लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को भी बोलना चाहिए कि हिजाब पहनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तो हम लोग से कहते हैं कि आप मदरसे जाएं और अच्छे अच्छे कॉलेज नहीं जाएं, ऐसा तो नहीं हो मैं चाहता सकता हूं कि एक सवाल उनसे जरूर पूछें कि एक इस्लामिक राष्ट्र है ईरान, वहां पर महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं कि हमें हिजाब से आजादी चाहिए, और आप कह रहे हैं कि हमें हिजाब पहनने दिया जाए। तो वो मांग कर रहे हैं कि हम आजादी दो हिजाब से, और आप बुर्के में या पर्दादारी में रहना चाह रहे हैं, क्यों? जी बिल्कुल, ये एक वाजिब सवाल है जो जिसका जवाब यहाँ लड़कियां दे भी रही हैं। जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे पूछा था कि ईरान जो है वो एक इस्लामिक देश है, लेकिन वहां पर जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो हिजाब से, बुर्के से आजादी मांग रही हैं। वो वहां पे लगातार आंदोलन हो रहे हैं, आप लोग पढ़ भी रहे होंगे उसे। तो फिर यहाँ पे आप लोग हिजाब पहनने के लिए क्यों इतनी इच्छुक हैं? देखिए, सबका थिंकिंग अलग अलग होती है। वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनमें भी किसी किसी को दिल चाहता होगा कि वो पहने, और किसी किसी को दिल चाहता होगा कि वो नहीं पहने। ऐसे यहाँ पर कुछ गर्ल्स हैं जो चाहती हैं कि वो पहने, और कुछ कुछ चाहती हैं कि वो नहीं पहने। अगर जो चाहती हैं तो उन्हें प्लीज रोका ना जाए, क्योंकि उन्हें उसमें सेफ फील होता है, इसलिए। और मैं अपील करूंगी हमारे गवर्नमेंट से कि प्लीज इस चीज को रोका ना जाए। बिल्कुल, आप बताएं, ईरान को लेकर के आपने भी देखा होगा, ईरान में जो आंदोलन चल रहे हैं हिजाब को लेकर के, वहाँ तो हिजाब और बुर्कों को हटाया जा रहा है। ठीक है रवीश, यहाँ आप राय सुना रहे हैं कि ये मुस्लिम छात्राएं हैं जो किस तरीके की राय रख रहे हैं, आप रहिए जरा साथ। वहीं अब से थोड़ी देर पहले जिस तरीके से दो राय सामने आई, जस्टिस गुप्ता की और जस्टिस धूलिया की, उसके बाद वकील अब क्या कह रहे हैं कोर्ट रूम से बाहर निकल के, वो भी आपको सुनवाते हैं। वह जज ने, कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है, और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है, और जीओ वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया, ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है, और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर, 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर रेफर करा है, और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है, जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए, तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। जो पिटिशनर और रेस्पोंडेंट्स की जो प्लीडिंग्स थी, आर्गूमेंट्स, उसके आधार पर उन्होंने 11 क्वेश्चन फ्रेम किए। उन 11 क्वेश्चन में उन्होंने सारे संवैधानिक प्रश्न उठाए। उसमें आप देखेंगे पहला कि कर्नाटक सरकार सेक्शन 131 के तरह यह रेगुलेट या डेलीगेट करके हिजाब पर बैन का ऑर्डर पारित कर सकती थी, नहीं कर सकती थी। ये हिजाब एसेंशियल प्रैक्टिस का पार्ट है, नहीं है। और जो आर्टिकल 25, 19, 14 सबका हवाला देते उन्होंने 11 क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए हैं, और उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर उन्होंने दिया है यह कहते हुए कि इस आधार पर एसएलपी स्वीकार योग्य नहीं है, और उन्होंने खारिज किया है। जबकि जस्टिस भुलिया ने आर्टिकल 25 और 19(1) के आधार पे ही सारे एसएलपी को अलाउ किया है। बिल्कुल, और उन्होंने 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको ज्यादा एम्फेसिस दिया है कि एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और उसके अलावा उन्होंने ये पॉइंट उसके अंदर एम्फेसिस दिया है कि ये चॉइस है, ये लेडी का अपना चॉइस है, उसको अपने सिर के ऊपर कोई हिजाब रखना है या कोई कुछ रखना है, ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और तीसरा उन्होंने जो एम्फेसिस दिया है वो है उसकी बच्ची गर्ल एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड के ऊपर उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि इस टाइप की कोई प्रैक्टिस वगैरह जो है वो अगर बच्चा कर रहा है तो उससे उसकी एजुकेशन पर रुकावट ना आए, ये चीज के ऊपर उन्होंने एम्फेसिस दिया है। लेकिन अल्टीमेटली जजमेंट जो है वो आने के बाद बेंच ने उसको रेफर करा है आगे अब नई बेंच बनेगी इसके अंदर।
वकीलों की राय आपने सुनी। संजय शर्मा भी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। संजय, सवाल एक, चूंकि स्प्लिट फैसला आया है, दोनों के अपने अलग अलग विचार, तो एक को क्या दलीलें सही लगी कि बैन के समर्थन में, और एक बैन के खिलाफ में, क्यों, क्या क्या दलीलें थी दोनों की? दलीलें ये थी कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से जिन्होंने कर्नाटक सरकार का आदेश और गवर्नमेंट ऑर्डर और कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को यहां चुनौती दी थी, उनका यह कहना था कि इस्लाम में जो लिखा है, कुरान में लिखा है, जो हमारी एसेंशियल प्रैक्टिस है, उसे अलाउ किया जाए। चूंकि स्कूल में किसी भी, उन्होंने कई देशों के कोर्ट्स के फैसलों का हवाला भी दिया और उन्होंने कहा कि वहां भी इस तरह की बात थी, लेकिन एसेंशियल प्रैक्टिस को, धार्मिक रीति रिवाज, धार्मिक प्रथा और धार्मिक मान्यताओं को पालन करने की छूट दी गई, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट भी इसे दे। जब कई वकीलों ने, याचिकाकर्ताओं की तरफ से कई वकीलों ने विदेशी कोर्ट्स के फैसलों का हवाला दिया, तो कोर्ट ने कहा कि अब आप लोग थोड़ा भारत भी आ जाइए, क्योंकि भारत का लैंड ऑफ लॉ अलग है, उन देशों का अलग है, उन देशों के उन्होंने जो भी फैसले दिए हैं वो अपने हिसाब से दिए हैं, लेकिन हमें आप यहां की दलील बताइए, यहां का संविधान है, हमारा अपना संविधान है, अपनी सारी चीजें हैं, वो बताइए। इस पर उनका ये कहना था कि जो एसेंशियल धार्मिक प्रैक्टिस है उसे अलाउ रहने दिया जाए, इसे यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें हिजाब पहनने की इजाजत भी दी जाए। उन्होंने ये भी दिया कि बहुत सारे लोग रुद्राक्ष पहनकर, जनेऊ पहनकर, कलावा बांधकर आते हैं, क्रॉस डालते हैं। इस पर कोर्ट ने यह भी कहा था कि वो सारी चीजें यूनिफॉर्म के अंदर होती हैं, वो विजिबल नहीं है, दिखने वाली नहीं है, यूनिफॉर्म पर कोई असर नहीं होता। सरसरी तौर पर आप देखें तो बिल्कुल यूनिफॉर्म में दिखते हैं, लेकिन हिजाब पहनना क्यों जरूरी है? इस पर दूसरा पक्ष यानी कर्नाटक सरकार और इन सारे लोगों ने यह कहा था कि यूनिफॉर्म अपने आप में एक जरूरी है, बुनियादी चीज है, सारे लोगों को बराबर दिखना चाहिए। संविधान के अनुच्छेदों की व्याख्या की गई और यह कहा गया कि समानता एक जैसा दिखना चाहिए, वहां कोई धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस पर जजमेंट आ ही चुका है। अब चीफ जस्टिस के सामने मामला जाएगा, चीफ जस्टिस नई बेंच कंस्टिट्यूट करेंगे और कौन कौन से जज उसमें शामिल होंगे, कौन लीड करेंगे, कब से सुनवाई होगी, ये सारा भविष्य के गर्त में। ठीक है संजय, आप नजर बनाए रखिए, क्योंकि देखिए जस्टिस गुप्ता ने यहाँ पर 11 पॉइंट तैयार किए, उसके बारे में भी आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन जरा रुख जयपुर का कर लेते हैं। जयकिशन वहां से है और लखनऊ में भी हमारे सहयोगी मौजूद है। जयकिशन, जरा आप वहां पर अगर लोग पॉसिबल उनसे बात कर पाए, क्योंकि आज नजरें इस बात पर थी कि क्या सुप्रीम फैसला आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ये फैसला आया नहीं है। अब बड़ी बेंच को हो सकता है पूरा मामला जाए और कुछ और वक्त अभी लग सकता है। लोग क्या कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं? देखिए अर्पिता, अलग अलग ओपिनियन है। फिलहाल हम जयपुर में आमेर एरिया के पास में खड़े हैं। हमारे साथ में कुछ मुस्लिम महिलाएं, आप देख सकते हैं फ्रेम के अंदर, काफी एक्साइटेड थी इस जजमेंट के लिए, लेकिन फिलहाल ये रेफर करते हैं कि हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे साथ में। आप किस तरह से देखती है मतलब इस पूरे मामले को जो है? देखिए, मैं तो संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ। संविधान हमें इजाजत देता है कि हम क्या पहन रहे हैं और क्या ओढ़ रहे हैं, और इस संविधान के नियम को कोई भी उल्लंघन करता है, मेरी नजर में तो वो देशभक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो शांति भंग कर रहा है किसी न किसी बहाने से। कभी गाय के नाम से, कभी मॉब लिंचिंग के नाम से, कभी हिजाब के नाम से, या किसी और भी मैटर पे। मैं ये दलित के मैटर पे अगर मैं बात करूं तो सभी मैटर जो हिंदुस्तान में इस वक्त हो रहे हैं वो सारे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो उसको मैं कैसे अच्छी नजर से देख सकती हूँ? हमें इजाजत दी है हमारे लॉ ने, जो हमारा देश का कानून है, जो संविधान है, उसने हमें इजाजत दी है कि हम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को चल सकते हैं। रहा सवाल स्कूल के हिजाब का, तो वहां पर पहले ही क्लियर हो चुका था कि वो बच्चियां गेट तक पहन रही थी, गेट के अंदर नहीं पहन रही थी। फिर वो इशू क्यों उठा? और अगर वो लड़कियां हिजाब पहन रही थी तो देखिए केरल में हिजाब है, सभी जानते हैं, कर्नाटका में हिजाब है, तो पहले से क्यों नहीं बैन किया? अचानक ही इस मुद्दे को उसी वक्त क्यों उठाया जाता है? एक तरफ एक पक्ष ये भी है ना, पूरा पहलू जो है, पूरा देश ईरान के अंदर विरोध हो रहा है, कई देश के अलग अलग, विश्व के अलग अलग कोनों में हिजाब का विरोध हो रहा है, तो उसके पीछे क्या वजह है? क्या भारत उस प्रोग्रेसिव आगे बढ़ नहीं पाया? मुसलमान महिलाएं जो वो आगे नहीं बढ़ पाई? नहीं सर, सबसे बड़ी गलतफहमी तो ये है कि हिजाब जो है मुस्लिम महिलाओं के प्रोग्रेस में रुकावट है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अभी शायद आपने लेटेस्ट न्यूज कल की नहीं सुनी होगी, बिहार की 2 हिजाब की ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई लड़कियां जज बनी हैं। ऐसा नहीं है, हिजाब हमारे मामले में, मैं एक आर्ट कंजर्वेटर हूँ, मैं कोई घरेलू महिला नहीं हूँ। मैं पेड़े पे चढ़कर काम करती हूँ किले और महल के अंदर, मैं एंटीक चीजों को ठीक करती हूँ। मुझे तो मेरा हिजाब, ना तो मुझे जिन्होंने काम दिया उन्होंने मत के लिए वह लोग सब
बात करता है, मैं इस कांग्रेस को कुछ एडवाइस करने के लिए इच्छा नहीं करता है, मगर कांग्रेस का बात सुनकर उसका जीवन को कौन कौन खराब कर रहा है उसको मैं एडवाइस करने को इच्छा करता है। वह कांग्रेस का बात मत सुनो, पीएफआई का बात मत सुनो, एसएफआई का बात मत सुनो। आपका जीवन 99.9% छात्रों ने क्या निर्णय लेकर हमारा शाला और कॉलेज को आ रहा है, ऐसा ही आप भी आ जाओ, शिक्षण पूरा करो, आपका पैर के ऊपर आप खड़ा रहो। सर, हम अभी भी देख रहे हैं कि तालिबान हो या फिर कई और कंट्रीज में हिजाब या फिर बुर्का के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अभी भी कर्नाटक हाईकोर्ट का जो विंटर जजमेंट है वो अपील हुआ है। यही बोल रहे हैं ना, मैं कर्नाटक और पर्टिकुलरली इस देश का सोच ऐसा है, व्यक्ति का स्वातंत्र के बारे में हजारों साल से इस देश पूर्ण स्वातंत्र दे चुका था। इवन चिंतन में भी हम लोग इस मिट्टी किसी को कभी फोर्स किया नहीं है। ऐसे ही जीवन करना, इसी भगवान को अपमानना, इसी रूप से इसी होली बुक को मानना, ऐसा कभी भी इस मिट्टी का चिंतन है नहीं। इस कारण से पहले ही भारत में ऐसा सोच आ चुका था। अभी सारे वर्ल्ड इस सोच को, इसका सोच के बारे में वो लोग सोच के प्रोटेस्ट कर रहा है, और हिजाब का बारे में, बुर्का के बारे में कर्नाटक क्या बोला वही अभी प्रपंच बोल रहा है। थैंक यू। शिक्षा मंत्री कर्नाटक को आप सुन रहे थे। हालांकि पहले भी स्कूल की तरफ से क्लियर कहा गया था कि आप बाहर अगर आप हिजाब पहन रहे हैं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन स्कूल में कम से कम सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म चलनी चाहिए। अर्पिता, बिल्कुल राजीव, अब इस पूरे मामले पर फैसला आ जाना था, लेकिन फिलहाल अभी आज के लिए तो ये फैसला नहीं आ रहा है। हमने वो रिएक्शंस भी सुनाए। यूपी के मुजफ्फरनगर में नया विवाद शुरू हुआ है और आज करवा चौथ है, और इस मौके पर मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता बाजारों में मॉरल पुलिसिंग करते नजर आए, और इनका फरमान यह था कि कोई भी मुस्लिम युवक हिंदू महिलाओं को मेहंदी ना लगाए। पति परमेश्वर की उम्र बढ़ाओ, पति परमेश्वर की। आज करवा चौथ है। पति की लंबी उम्र और सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना के लिए सुहागिनों का त्योहार। दिल्ली समेत देश के बड़े हिस्से में कल शाम बाजारों में खूब रौनक रही। बाजारों में खरीदारी और खासकर मेहंदी लगवाने के लिए शहर शहर बाजारों में महिलाओं का हुजूम नजर आया। करवा चौथ की पूर्व संध्या पर हाथों में मेहंदी लगवाने की परंपरा सालों से चली आ रही है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इस बार नजारा कुछ अलग था। सुहागिन महिलाएं मेहंदी लगवाने पहुंची तो बाजार में कुछ हिंदूवादी कार्यकर्ता ये जांच करते नजर आए कि हिंदू महिलाओं को कोई मुस्लिम युवक तो मेहंदी नहीं लगा रहा। मेहंदी लगाने वालों के बाकायदा आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। बाजार में लोगों को चेतावनी दी गई है कि करवा चौथ पर मेहंदी लगाने के लिए किसी मुसलमान को न रखा जाए। ये हमारा निवेदन कि कोई मुंडन व्यक्ति ना मेहंदी लगाए, क्योंकि हमारी लोग आप जागरूक हो। एक निवला पूरे शहर में कहीं भी सब नहीं लड़कियां तो कोई हो, लड़के नहीं होने चाहिए, कोई मुंडन लड़का ना हो। कल लड़कियों के भी ऑब्जेक्शन करना होगा, लड़के की मुंडन भी हो। महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए मेहंदी लगाने के लिए मुजफ्फरनगर में 13 जगहों पर हिंदू संगठनों की तरफ से मेहंदी सेंटर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें कि कोई मोमडन ना हो, मोमडन भाई ना हो, कोई भी हिंदू भाई से मेहंदी लगवानी है। तो आपके यहाँ लड़के भी लगाए रहते हैं मेहंदी के आधार कार्ड भी चेक किए? हाँ, आधार कार्ड चेक किए हैं। किसी तरह कोई मामला पाया गया? नहीं, किसी तरह कोई मामला नहीं। सब लोग हिंदू लगा रहे हैं? सब लोग हिंदू। हिंदू संगठन इस पूरे मामले को लव जिहाद से जोड़ रहे हैं और यहाँ उन्हें मुजफ्फरनगर जिले के खतौली विधानसभा क्षेत्र से विधायक विक्रम सैनी का भी वैचारिक आशीर्वाद भी हासिल है। मेहंदी तो पहली बात तो घर पे ही लगानी चाहिए,
तो ऐसा कोई ना कोई लगा देता है मेहंदी, लेकिन जो मुस्लिम लड़कों से मेहंदियाँ लगवाते हैं या मुस्लिम लड़के दुकान खोल कर बैठ रहे हैं, ये गलत है। उनका इरादा कुछ और होता है, लव जिहाद का इरादा होता है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसकी आड़ में वे लव जिहाद चलाते हैं, ऐसे कई मामले आए, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। अभी नवरात्र खत्म हुआ है और हमने देखा कि किस तरह कई शहरों में गरबा पंडालों में मुस्लिम युवकों की एंट्री पर बैन लगाया गया और कहीं कहीं मुस्लिम युवकों की धरपकड़ भी हुई। और अब करवा चौथ पर मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों की ये कवायद, क्या नफरत का माहौल इतना बढ़ गया है कि त्योहारों पर दिखने वाली धार्मिक समरसता हम भूलने लगे हैं। संदीप सैनी, मुजफ्फरनगर, आज तक। बड़ी खबर आपको बता दें, हिजाब पर स्कूलों और कॉलेज में फिलहाल बैन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट को आज इस पर फैसला सुनाना था, लेकिन आज हिजाब पर हिसाब बाकी रह गया। हिजाब विवाद में इसी बीच एसपी सासा शफीकुर रहमान का बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि अब बेपर्दा घूमेंगी लड़कियां तो आवारगी बढ़ेगी। शफीकुर रहमान बर्क अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन बर्क का कहना है कि बीजेपी ने सारा का सारा माहौल बिगाड़ रखा है। एक सांसद शफीकुर रहमान बर्क इस तरह का बयान देते हैं कि लड़की अगर बेपर्दा घूमेगी तो माहौल तो खराब होगा ही, आवारगी बढ़ेगी। ये बयान देने एक सांसद साहब कि जो बेपर्दा घूमता है क्या वो आवारगी बढ़ाते हैं, ये बड़ा एक सवाल है। और सवाल पर बहुत सारे समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि क्या वो ये कहना चाह रहे कि जो लड़कियां बेपर्दा घूमती हैं, जो जीन्स, टी शर्ट, शॉर्ट, जो उनका मन करता है वो पहनती है, क्या वो आवारगी बढ़ाती हैं? वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी माहौल बिगाड़ रही है। तो ये पहली बार राजीव नहीं है। दरअसल शफीकुर रहमान पहले भी ऐसे ही बयान देते रहे हैं, अपने बयानों से हमेशा वो चर्चा में रहे। और एक बार फिर से जब आज ये बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आना था, हालांकि जजों की दो अलग अलग राय है, अब इस पर जो है सीजीआई को दे दिया गया है। अब 3 बेंच या उससे बड़ी बेंच बनती है वो देखना होगा। जय किशन हमारे साथ हमारे सहयोगी जयपुर से इस वक्त मौजूद है। जय किशन, क्योंकि आप वहां पर जो मुस्लिम छात्राएं हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उनसे आप बात भी कर रहे थे, उनकी राय को समझने की कोशिश कर रहे थे, किस तरीके से वो अपनी राय रख रहे हैं, और जरा अब राय इस हिसाब से भी ले लीजिएगा जब सांसद महोदय ये कह रहे हैं, नेता ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर अगर बेपर्दा घूमेंगी तो आवारगी बढ़ेगी, क्या इनको भी ऐसा लगता है? जी नेहा, मैं बिल्कुल राय पूछता हूं। शफीकुर रहमान ने जो कहा है, अभी सांसद है शफीकुर रहमान, उनका बयान आया है कि अगर हिजाब हट गया तो महिलाएं जो है वो उनका कैरेक्टर पे उन्होंने कमेंट करा इनडायरेक्टली। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हमारे साथ एक टीचर है नेहा, हम उनसे बात करेंगे जो यहाँ पर टीचिंग काम करते हैं। इस तरह के बयान आ रहे हैं आपके नेताओं के, अगर मुस्लिम महिलाएं अगर बेपर्दा हो जाएंगी तो आवारगी बढ़ जाएगी, और जो आपत्तिजनक बयान आ रहे हैं, आप पूरे इस चीज को कैसे देखते हैं? जी हाँ, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी, जो हमारा कल्चर है वो सबसे मेन है। हम लोग शुरू से जो देखते आ रहे हैं कि सभी, ना कि मुस्लिम ही नहीं, हिंदू भी देखते आ रहे हैं कि वो भी अपने पर्दे में रहते हैं। फिर ये कैसी बात हो गई कि मुस्लिम अगर हिजाब हटा देंगे तो वो माहौल बदल जाएगा या गलत हो जाएगा। तो वेस्टर्न कंट्रीज का जो असर लोगों पे आया हुआ है, खासतौर से औरतों पे और लड़कियों पे आया हुआ है, तो वो तो फॉलो करने के लिए ये लोग राजी हैं कि वो फॉलो करो, उनके अकॉर्डिंग चलो, कपड़े शॉर्ट्स पहनो, ये है वो है। और जो हमारा कल्चर है उसको भूलते जा रहे हैं। तो जो हमारा कल्चर है वही तो मेन चीज है, वही तो हमारी देश की पहचान है। जय किशन, आपके पास लौट रहे हैं। इस बीच में फिरंगी महली का भी बयान सामने आ गया, उनसे हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने खास बातचीत की है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कि शैक्षणिक संस्थानों में क्यों, वहां तो एक मॉरल पुलिसिंग की भी बात हो जाती है। जब आप किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर आप 2 व्हीलर से जा रहे हैं तो आप हेलमेट लगा के जा रहे हैं, तो आप ये भी लॉ ले आइए कि आप स्कूल के अंदर इंटर ही नहीं हो सकते हेलमेट लगा करके। फिर ऑलरेडी कोर्ट के सामने हम लोग एडवोकेट्स ने मुख्तलिफ जो दलीलें दी हैं कि किस तरीके से दूसरे मजहब में, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे सिखिज्म में हो, या खुद हिंदू मजहब में हो, जो रिलीजियस चीजें हैं उनको पहन के जाने की इजाजत है, कोई रोक नहीं है। तो फिर सिर्फ मुस्लिम बच्चियों पर ही ये रोक क्यों लगाई जा रही है? और तमाम कोर्ट्स को, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को, तमाम हुकूमतों को
एजुकेशन को फरोग देने की बात करनी चाहिए, वहां पर इस तरीके के इश्यूज को एक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। लगता है कि बड़ी बेंच में मामले को लेकर के क्लैरिटी होगी, क्योंकि दोनों जो जजेस थे वो यहाँ पर अलग अलग व्यू के थे, एक ने तो रिजेक्ट कर दिया और दूसरे ने कहा कि नहीं, एक जज साहब ने जो राइट टू एजुकेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है और जाहिर बात एजुकेशन को फरोग देना गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटी है, तो इन बातों को भी मद्देनजर रखते हुए हम समझते हैं कि लार्जर बेंच इन मसाइल को संजीदगी से लेगी। क्या ये केवल कर्नाटक का ही मामला है कि उत्तर प्रदेश में भी इसका असर आप देखेंगे? नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो जाहिर सी बात उसका असर पूरे मुल्क पे पड़ेगा, लेकिन जाहिर सी बात जो मामला टेकअप हुआ है वो कर्नाटक हाई कोर्ट से रिलेटेड ही है। तो इस पूरे मामले को लेकर के खालिद रशीद फिरंगी मैली भी सीधे तौर पर मानते हैं कि बड़ी बेंच पे इसको फैसला आना चाहिए और इस बात को समझा जाए कि धार्मिक मान्यताएं और कितनी जरूरत है अगर हिजाब को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये विवाद भी अब बनता जा रहा है, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हिजाब होना चाहिए, आप धार्मिक स्वतंत्रता को देनी ही चाहिए। हिजाब विवाद में आपको बता दें जो बयान एसपी सांसद का आया वो भी अब चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर बेपर्दा रहेंगे तो आवारगी बढ़ेगी। न घूमे, इससे चूंकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। सांसद जी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, क्या मानते हैं आप कि इस मामले को लेकर? तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सही फैसला करेगा। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान दे रहे हैं कि जिन लोगों का मन मचलता था वे हिजाब का विरोध करते हैं, ऐसे बयान को किस तरह से देखते हैं? ये तो बयान जो गलत बयान है कोई भी दे तो उसमें ये ठीक नहीं है। यानी हरियाणा के मंत्री के बयान को आप गलत मानते हैं? नहीं, जो हरियाणा वो कोई मंत्री हो या संतरी हो, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर वो कोई किसी मजहब के खिलाफ, सच्चाई के खिलाफ कोई बयान देता है तो उसको कोई मजबूरी नहीं है कि उसको कबूल किया जाए। सरकार को क्या करना चाहिए इस पर? आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये सरकार की पॉलिसी है? भाई सरकार के यहाँ जो हिजाब को लेकर अलग अलग राय दी है, एक ने कहा कि फैसला बैन लगना चाहिए, एक ने कहा नहीं लगना चाहिए, आप क्या कहते हैं इस पर? भाई देखिए, ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। सांसद जी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, क्या मानते हैं आप कि इस मामले को लेकर? तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सही फैसला करेगा। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान दे रहे हैं कि जो लोग शफीकुर रहमान बात करें आवारगी बढ़ती, लेकिन एक सवाल यह भी है कि अगर महिलाएं पर्दे में रहें उससे आवारगी नहीं बढ़ती तो फिर पुरुष क्यों नहीं? पुरुष भी तो बुर्के में रहें या कवर्ड रहें तो उससे भी तो आवारगी बढ़ सकती है, अगर ऐसा ही है। बहरहाल और भी बयान आए हैं, बयान आपको सुनाते हैं। धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो अपीलें हैं उनको सिरे से खारिज करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट की अगर पेंडेंसी हम देखें तो वो बहुत ज्यादा है। कोर्ट को कहना चाहिए सरकार को साफ तौर से कि ऐसे लोग जो इस तरह की अपील डालते हैं उनको कोई ना कोई पनिशमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बर्डन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा काम है। 3.5 करोड़ मामले पेंडिंग हैं, तो हम उनको देखें या इनको देखें? और वो इतने महत्वपूर्ण मामलात हैं। दहशतगर्दी में, आतंकवाद में जो लोग पकड़े हुए हैं, जिनको 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल हो गए हैं और वो फिर 30 साल के बाद बाइज्जत बरी होते हैं, उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, वो इस पेंडेंसी की वजह से है। तो मेरा मानना यह है कि कोर्ट को साफ तौर से ये कहना चाहिए कि भाई धार्मिक मामलों को लेकर हमारे पास मत आओ, ये धर्म का मामला है। संविधान ने इसको क्लियर कर दिया है कि हर आदमी आज़ाद है अपने धर्म पर अमल करने के लिए, वो उसकी चॉइस है, वो क्या पहनेगा, क्या खाएगा। साजिद रशीदी ये बाकायदा कह रहे हैं कि कोर्ट को ये कह देना चाहिए कि पूरा मामला
धर्म का है, इस पर हम सुनवाई नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा देखिए हुआ नहीं है। यहां हिजाब पर स्कूल और कॉलेज में फिलहाल आपको बता दें बैन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट को आज इस पर फैसला सुनाना था, लेकिन आज हिजाब पर हिसाब बाकी रह गया है। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच का बटा हुआ फैसला आया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है और गुप्ता की राय में, जस्टिस गुप्ता की राय में कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब पर रोक को जो फैसला दिया वो सही है, लेकिन इससे जस्टिस सुधांशु धुलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताया है। बिल्कुल अर्पिता, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया था उसमें इसे इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं माना गया था। अब इंटरेस्टिंग होगा कि जो बड़ी बेंच के पास मामला जाएगा वो क्या मानते हैं या फिर नहीं। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।